Hello everyone, hi, and today we are going to discuss about a question on the convertible debentures. So अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं नॉर्मल रिडीमेबल इरिडीमेबल डिबेंचर्स पे, एवरेज मेथड हो गया और नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखा, फिर अमोर्टाइजेशन देखा और अब लास्ट वाला जो पार्ट बचता है उसका वो है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नाउ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का ये क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। अ कंपनी इशूड, लास्ट वाला पैराग्राफ देखना जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही ले रहा हूँ। अ कंपनी इशू 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ध्यान देंगे, कंपनी ने इशू कितने शेयर्स किए हैं, डिबेंचर्स, शेयर्स नहीं सॉरी डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए हैं और 100 रुपये का एक डिबेंचर है विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल में ये मेच्योर हो जाएंगे। सो चीज़ें कितनी सारी है देखो, एक तो 10,000 नंबर एन लिख लो, कूपन रेट लिख लो 15%, उसके नीचे फेस वैल्यू लिखो 100, टाइम टी equals to 5 years, and at maturity the debenture holders will have the option to convert the debentures into equity shares of the company. अब ये बात होती है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में और नॉर्मल डिबेंचर्स में फ़र्क क्या होता है? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में लोगों के पास में ऑप्शन होता है कि वो मेच्योरिटी पे उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर ले। ध्यान देंगे, ये है मान लो नॉर्मल डिबेंचर और ये है कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 साल मान लो, 1 2 3 4 5 6 साल हो गए। अब यहाँ पे 100 रुपये में इशू किया, यहाँ पे 100 रुपये में इशू किया, बात सारी की है 10-10 रुपये का मान लो डिविडेंड मिल रहा है हर जगह पे, डिविडेंड नहीं सॉरी डिबेंचर में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। और अब फ़र्क क्या होता है, मैं अब आपको असली फ़र्क बताता हूँ दोनों में। कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होता है कि जब भी टाइम आता है, या तो मेच्योरिटी या तो उसके पहले, ये डिबेंचर्स यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं, या एनसीडी बोलो या एनडी बोलो, इसमें आपको वापस 100 रुपये मिलेंगे जो फेस वैल्यू थी, कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप 100 रुपये ले लो या तो फेस वैल्यू, और उसको डिबेंचर को कन्वर्ट करा लो इक्विटी शेयर्स में। सो यहीं पे आपको बताया जाएगा कि एक डिबेंचर के लिए आपको 12 शेयर्स मिलेंगे, और 12 शेयर्स की उस दिन जो भी वैल्यू होगी, उस दिन ना, आज की नहीं, मान लो इस दिन 12 शेयर्स की वैल्यू थी, तकरीबन हर शेयर्स की वैल्यू थी 10 रुपये, तो 12 शेयर्स के हिसाब से वो होता है 120 रुपये। अब 120 रुपये के इक्विटी में कन्वर्ट कर लो या डिबेंचर में कन्वर्ट कर लो। मैं रहूँगा तो मैं इक्विटी में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि कन्वर्ट करने का कुछ खर्चा, एक्स्ट्रा पैसा मेरे को देना नहीं पड़ रहा। कोई चीज़ की कीमत अगर 120 हो रही है तो मैं 120 में जाऊँगा, क्यों 100 में संतुष्ट हो जाऊँ। आपने अगर वापस कैश ले लिया तो 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इक्विटी में कन्वर्ट कराओ और बाद में जाके इक्विटी बेच देना तो 120 मिलेंगे ना। तो कोई भी यही चाहेगा कि 120 वाला ऑप्शन में चूज़ करो। हाँ, अगर उस दिन वैल्यू आपकी 8 होती है तो उस हिसाब से 12 इंटू 8 भी नहीं, चलो थोड़ा कम लेते हैं, 12 इंटू मान लो 8 ले लो, चलो, तो उस हिसाब से 96 होगी। और 96 के केस में आप क्या ऑप्शन चूज़ करोगे? आप रिडेम्पशन कैश में लेना पसंद करोगे, मतलब जो 100 रुपीज़ है ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, क्योंकि क्यों आप 96 में जाओगे। सो उस दिन डिपेंड करता है कि इक्विटी शेयर की प्राइस क्या होगी और फिर आप क्या चूज़ करोगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इन बोथ द केसेस। कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या फ़ायदा है कि दोनों केस में आपको कम से कम 100 रुपये तो मिलने ही हैं, उससे कम नहीं होगा। इसमें तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसमें ऑप्शन तो है कि उससे ज़्यादा मिल सकता है। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज़। आइए वापस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो सेकंड लाइन, एट मेच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैं इक्विटी शेयर्स खरीद सकता हूँ इन द रेशियो ऑफ 1:10। 1:10 का मतलब क्या होता है? 10 शेयर फॉर ईच डिबेंचर। हर एक डिबेंचर को के बदले आप 10 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान देंगे एक चीज़ पे, हो सर कुछ भी, 5 साल की मेच्योरिटी जो है उसके बाद ये डिबेंचर तो हो जाने हैं ख़त्म। कोई भी ऑप्शन हो, या तो आप इक्विटी में कन्वर्ट करा लो या तो कैश लेके ख़त्म कर दो। दोनों केस में डिबेंचर ख़त्म हो रहा है। पहले वाले केस में आपके हाथ में इक्विटी आ रहा है, कैश नहीं आ रहा। दूसरे वाले केस में कैश आ रहा है।
और दोनों की वैल्यू है, बाद में इक्विटी आप बेच सकते हो। सो अब आप एक क्या लिखा है यहाँ पे कि एक डिवेंचर आपके पास में है तो आप 5 साल के एंड में 10 इक्विटी शेयर्स उसके बदले में ले सकते हो, कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर्स दे देगी। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹12। अब ये जो मार्केट प्राइस दी है ये 5 साल बाद की नहीं दी है। अगर आप मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो अगर देखोगे तो उसमें मैंने 5 साल की बाद की प्राइस ली थी। आज की प्राइस दी है क्वेश्चन में 12 की, और बोला है कि हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर्स इज 5% पर एनम। आज की प्राइस दी है कितनी, ₹12, और हमको कन्वर्ट 5 साल के एंड में करना है, तो 5 साल के एंड की इक्विटी प्राइस कैसे निकालोगे आप, इसको आप आगे बढ़ाओ 5% से, फिर 5% से, फिर 5% से, फिर 5% से, क्योंकि ग्रोथ दी है यहाँ पे। 5 साल तक की ग्रोथ ऐड करो ₹12 में, आपको पता चल जाएगा यहाँ की इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी होगी एस्टिमेटेड। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। कंप्यूट करो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। अब देखो कहानी कितनी आसान बनती है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टाइम, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इसमें पहले जितनी डिटेल्स है उतना हम रख लेते हैं। इंटरेस्ट की अमाउंट आप कितनी लोगे, 15% है ना कन्वर्टेबल डिबेंचर, सो 15 1 माइनस 0.35 प्लस। अब बात आती है सर रिडम्पशन वैल्यू क्या लोगे। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया इस केस में रिडम्पशन वैल्यू 100 भी हो सकती है, रिडम्पशन वैल्यू 120 भी हो सकती है, दो तो वैल्यूज़ नहीं ले सकते ना हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि उस दिन की मार्केट प्राइस कितनी होगी। ये जो बता रहा हूँ ना मैं आपको 8 से 10, ये पहले पता करो उस दिन की मार्केट प्राइस क्या है, उसको मल्टीप्लाई करो 12 से। अपने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, और फिर पता करो कि फेस वैल्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी या जो कन्वर्ट करने के बाद इक्विटी शेयर की प्राइस आ रही है वो। सो थोड़ी सी गैप छोड़ के मैं यहाँ पे प्राइस निकाल देता हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, बहुत ही सिंपल कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। 1 + r⁵ 5 आएगा t। सो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आज की प्राइस है 12, 1.1 5% से ग्रोथ होगी और 5 साल तक होगी। दो 3 4 5, सो ₹15.31 आता है। ठीक है, ये उस दिन की इक्विटी शेयर की प्राइस है। सो यहाँ पे हम निकालेंगे कन्वर्जन वैल्यू 15.31 इंटू 10 अगर आप करोगे तो 153.1 आएगा। अब आप बताओ इन्वेस्टर के पास में व्हेन गिवन एन ऑप्शन टू सिलेक्ट फ्रॉम 1 फेस वैल्यू ले ले तो वापस ₹100 की, दूसरा कन्वर्ट करा ले इनटू इक्विटी, तो आप क्या कराओगे सर, आप कन्वर्ट कराना पसंद करोगे इक्विटी में क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सो यहाँ पे हम ये चूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 153.1 विल बी द रिडम्पशन वैल्यू। उतना हमको पैसा मिलेगा उस दिन। पैसा मिलेगा यानी कैसे मिलेगा, डिबेंचर को कन्वर्ट कराओगे इक्विटी में और इक्विटी मार्केट में बेच दो तो कैश मिलेगा। और नेट प्रोसीड्स कितना था यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं है, तो 100 ही लेके चलेंगे। 5 साल दिए हुए हैं आपको, $9.75।
10.62 126.55 सो फाइनल केडी आपका यहाँ पे आएगा 16.09 या 16.10%। मैं एक बार कैलकुलेशन के लिए आंसर चेक कर लेता हूँ इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ में, ताकि अपन को एक आइडिया आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप्रॉक्सीमेशन से भी उतना ही आंसर आ रहा है, ठीक है। 16.10। अब एक और मेथड होती है यहाँ पे। अब जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तब तक आप यही मान के चलते हो कि सर हमको अप्रॉक्सीमेशन वाला मेथड ही यूज़ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड से निकालो इस क्वेश्चन का आंसर, तब आप क्या करोगे? तब आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और IRR या इंटरपोलेशन जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे केस में हम कैसे आंसर निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ऑल्टरनेटिवली यूजिंग IRR मेथड, ठीक है। एक कैश फ्लो ज़ीरो पे होगी जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर 1 से 5 साल तक आपको इंटरेस्ट आएगा, नेट ऑफ टैक्स लेंगे हम, ठीक है। और 5वें साल में आपको रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू 100 या 153.1। सो हम चूज़ करेंगे 153.1। सो उस टाइम पे देखना कैश फ्लो क्या हो रही है, यहाँ पे 100 रुपये जा रहे हैं। उसके बाद हर साल हमको कितना पैसा आ रहा है सर? 9.75 मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को 9.75 पैसा या मेरे को नेट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है। और उसके बाद इन्वेस्टर के एंगल से अगर आप देखोगे तो 153.1, किसी के भी एंगल से देखो आंसर सेम आएगा। अब ये जो मैंने माइनस प्लस का साइन दिया है ये इन्वेस्टर के एंगल से दिया है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसके जेब से पैसा जाएगा और बाद में उसको ये मिलेगा। और अगर आप यही चीज़ कंपनी के एंगल से देखोगे तो 100 रुपये आ रहा है तो पॉजिटिव लिखोगे और बाकी दोनों फिगर जा रही है तो निगेटिव लिखोगे। सो आंसर नहीं बदलेगा आपका। अब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। लेट से मैं लेता हूँ रेट 15% का। 0 टाइम का फैक्टर होता है 1 और 15% से हमने पहले कल 15% से कैलकुलेशन किए थे, ये मैं निकाल देता हूँ। नहीं, ये 12% से, ये रहे 15% से। सो 15% से हमारा फैक्टर कुछ आ रहा था 3.353 और 0.497 3.353 और 0.497 और फिर आती है बात प्रेजेंट वैल्यू की 100। $32.69 और 76.09। अब कर लो टोटल। सो आपका आंसर आता है 8.78 पॉजिटिव। आपको कितना चाहिए सर? IRR में क्या होता है, IRR में हम NPV 0 लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना एक चीज़ का, IRR में हम NPV 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो हमको 8.78, ये 8.78 जो पॉजिटिव NPV आई है उससे रेट गिराना है। और अगर हमको रेट गिराना है तो हमको अगर NPV गिरानी है तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो हम रेट बढ़ाते हैं। लेट्स से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 17% ले, या चलो 18 ले लेते हैं। क्यों 15 के आसपास ही वो रेट होगा, 16-17 ऐसा, क्योंकि जो NPV है 8.78 की वो 0 के बहुत नज़दीक है, यानी थोड़ा सा रेट बढ़ाने से NPV 0 तक पहुंच जाएगी। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 18% लेता हूँ मैं और यहाँ हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ का तो 1 ही आएगा। हाँ ये रहा, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.18 इक्वल्स टू M प्लस, ठीक है। फिर इक्वल टू
एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस 3, फिर इक्वल टू एम प्लस 4 और फिर इक्वल टू 0.437 एम प्लस। सो ये आता है 3.127। और अगर अभी हम इसको सॉल्व करें तो 3.127 इंटू कितना था 9.75, 30.49 और उसके बाद में 153.10 इंटू 76.09 सॉरी 437 66.90 -100। सो आता है -2.61। सो एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे कि -2.61 इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। सो कहीं ना कहीं जो अपना फाइनल रेट है वो 18% के आसपास का ही रेट है, यानी उसके नीचे ही आएगा। अब ये जो हमको प्लस माइनस वाली फिगर मिल चुकी है, दो एनपीवीज हमको ऐसी मिली है जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके बीच में ही कहीं ज़ीरो आता है। तो अब हम यूज़ करेंगे इंटरपोलेशन। अब ध्यान दो, इंटरपोलेशन में आपका मिनिमम रेट कितना है सर? मिनिमम रेट है 15% का। अच्छा पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि इजी जाएगा। 15% और 18%। 15% पे एनपीवी आई 8.78 और यहाँ आई -2.61। हमको ज़ीरो तक जाना है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 8.78 -2.61 सॉरी 8.78 पहले पीछे जाऊंगा प्लस 2.61 फिर और पीछे जाऊंगा, तो ये आता है 11.39। हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस नहीं। और 3% ध्यान देंगे आप, 15 से 3% आगे जाते हो तो इतनी एनपीवी गिरती है 11.39। आप बताओ जब आपने 8.78 निकाला था तो यहाँ से कितना नीचे गिरना था? ज़ीरो तक ही जाना था ना। तो यहाँ से अगर आपको ज़ीरो तक जाना है तो कितना नीचे गिरना पड़ेगा? 8.78 स्टेप्स नीचे गिरनी पड़ेगी। 3% आगे बढ़ना पड़ता है 11.39 की एनपीवी गिराने के लिए। तो 8.78 की एनपीवी गिराने के लिए कितना गिरना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा? सो सबसे पहले 15 और फिर बहुत आसान है 3 डिवाइडेड बाय 11.39 मल्टीप्लाइड बाय 8.79। बहुत ही सिंपल, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 11.39 मल्टीप्लाइड बाय 8.78। ये लॉजिकली आंसर आता है। अगर आप हायर वैल्यू लोअर वैल्यू ऐसे करके याद करोगे ना तो आपको रट ज़रूर जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में इंटरपोलेशन का मतलब नहीं समझ में आएगा। सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 11.39 मल्टीप्लाइड बाय 8.78 प्लस 15 दैट 17.31%। सो अगर हम IRR मेथड से जाए तो हमारा आंसर आता है 17.31%। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। या तो आप ये ले लो या तो 16.10। ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ज़रूर क्योंकि ऊपर वाली मेथड एवरेज मेथड है। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन कहीं नहीं दिया गया है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर राइट है। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली कुछ और मेंशन नहीं किया कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। और अगर आप बोलोगे कि सर दोनों में से सबसे बढ़िया और अप्रोप्रिएट मेथड कौन सी होती है, तो मैं बोलूँगा ये। इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होता है। हर टाइम को अलग अलग वैल्यू दी जाती है और फिर डिस्काउंटिंग की जाती है। एवरेज मेथड में ऐसा नहीं होता, आप सबको एवरेज आउट कर देते हो। सो दैट इज़ नॉट अ गुड मेथड, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्टिबल डिबेंचर। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। बाय बाय।